नमस्कार, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये एक स्लोगन था कि जान है तो जहान है। पूरे देश के लोगों ने इस लॉकडाउन का समर्थन किया और इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया। इस लॉकडाउन के कारण हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी गहरा असर हुआ और हमारी सरकार को अब ये समझ लग चुकी है कि क्योंकि कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है, तो हमारी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अब इस लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाए। अब अनलॉकडाउन फेज़ 1 चल रहा है, जिसमें कि शॉप्स खुल गई हैं, जो बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट है वो आज से खुल रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी अब चलने लगेगा थोड़े दिनों में। लेकिन अभी भी जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं नीरज अनंत जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के। नीरज जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। तो नीरज जी, आप हमें ये बताएं कि अभी जब अनलॉकडाउन फेज़ 1 शुरू हुआ है तो उसमें अभी ट्रेडर्स को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है जैसे कि आपने खुद ही कहा कि जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ तो वो एक ऐसी परिस्थिति थी जिसके लिए ना ही देश तैयार था, व्यापारी कैसे तैयार हो सकता है, लेकिन फिर भी व्यापारियों ने जितना उनका समर्थ था, मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा बढ़ के इस महामारी को फेस किया और कहीं पे भी अपने लोगों को एसेंशियल आइटम्स की कमी नहीं आने दी। जाके आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ तो उस वक्त पूरे तरीके से बंद हो गई। जो स्टॉक्स हमारे पास पड़े थे, जम्मू कश्मीर और लेह, चूँकि जम्मू एक लॉजिस्टिक हब है, जम्मू इन सबको फीड करता है, तो हमारे व्यापारियों ने, चाहे वो अनाज के साथ डील करने वाले थे, चाहे वो एसेंशियल के साथ डील करने वाले थे, चाहे वो दूध दही से डील करने वाले थे, सब्जी से डील करने वाले थे, फ्रूट से डील करने वाले थे, सब ने तमाम दुश्वारियों का सामना करते हुए भी आम लोगों को कहीं पे भी वो परेशानी नहीं होने दी, लोगों को कहीं पे भी उस चीज़ में कमी नहीं आने दी। उसके लिए ना केवल जम्मू कश्मीर लेके हमारे पूरे भारतवर्ष के जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो बधाई की पात्र भी है, क्योंकि आप देखते हैं गवर्नमेंट का एक मैकेनिज़्म रहता है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बाद में एक्नॉलेज भी किया कि जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा गया, तो उसमें ट्रेडिंग कम्युनिटी ने भी अपना पूरा योगदान दिया। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब आपने कहा कि इसका जो नुकसान है उससे हम आज कैसे जूझ रहे हैं, तो हमारी जो यूटी है, आप जानते हैं, वो एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं, कंज्यूमिंग इकोनॉमी है। हम एक ट्रेडिंग स्टेट हैं और ज़्यादातर हम डिपेंड करते हैं टूरिज़्म के ऊपर, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म हो, चाहे वो लेजर टूरिज़्म हो। आज आप देखते हैं, हमने अपनी होश में कभी नहीं देखा कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बंद हो, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा इन दिनों चल रही होती है, वो बंद है। प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि चाहे उसको थोड़े तरीके से ही चलाया जाए, लेकिन वो एक ऐसी स्थिति है आज कि जहाँ पे हमारे जो होटलियर्स हैं, हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं, हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, हमारे जो रेस्टोरेंट वाले हैं, ढाबा वाले हैं, मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो पूरे तरीके से बंद बैठी है। और ये ऐसा टाइम है कि हम इससे बाहर निकल पाने का अभी तक कोई हमें समाधान नज़र नहीं आ रहा। और जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस वक्त लॉकडाउन बड़ा ज़रूरी है, उससे ये बात तो हुई कि इतनी बड़ी आबादी का देश है हम लोग, 130 करोड़ से ऊपर की हमारी जनता है, तो हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। उसके बावजूद काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल होने के बाद भी आज भी हम सिर्फ इकोनॉमी की तरफ नहीं बात कर रहे, हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस की ही बात नहीं कर रहे। आज तो हर कोई इस पे बात कर रहा है कि अगर हमारी जान बच जाती है तो नुकसान की भरपाई हम कर लेंगे। लेकिन फिर भी क्या है, हम कई चीज़ों पे इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं, तो आज पंजाब से होके चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं, तो आज जो दुश्वारी सबसे ज़्यादा हो रही है वो बाकी स्टेटों के मुकाबले, जैसे हमारी नेबरिंग स्टेट पंजाब है,
हमारी नेबरिंग स्टेट हिमाचल है, हमारी नेबरिंग स्टेट दिल्ली पड़ती है, तो अभी भी उन स्टेटों ने काफ़ी हद तक चीज़ें ईज ऑफ की हैं। लेकिन पंजाब से जो लोग जम्मू आ रहे हैं, चाहे वो हमारे इंडस्ट्री के भाई हैं, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो हमारे वहाँ से जो दुकानदार हैं, उनको अभी यहाँ आने में बहुत दुश्वारी हो रही है। तो हम आपके माध्यम से अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये ताकीद करना चाहते हैं कि वो एक मैकेनिज़्म तुरंत इवॉल्व करें, ताकि जब हम इंटरडिपेंडेंट की बात करते हैं तो वो कई मानों में ऐसा होता है कि हम वहाँ से अगर चीज़ें लाते हैं, वहाँ से कुछ लोग यहाँ काम करने आते हैं जो वो स्किल्ड लेबर है, चाहे कठुआ के इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने पठानकोट से इंडस्ट्री कठुआ में लगाई हुई। तो हमारे यहाँ पे उस तरह के मैकेनिज़्म इवॉल्व करना पड़ेगा कि जैसे बाकी स्टेटों ने कर रखा है। दिल्ली से, हरियाणा से लोग दिल्ली जाते हैं, तो इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड उन्होंने मैकेनिज़्म इवॉल्व किया। आज हिमाचल में लोग, पंजाब के पठानकोट से लोग जसूर जाते हैं, उनके लिए मैकेनिज़्म इवॉल्व किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमें बिल्कुल ही सहयोग नहीं मिला है, बहुत मुश्किल दौर से हम लोग गुजरे हैं, बड़े अच्छे अफसरों ने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, चूँकि अब अनलॉक 1 की जैसे आपने बात की, हम उस तरफ बढ़ चुके हैं, तो हमने आज ये देखना है कि नुकसान की भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन चीज़ें चलाएं कैसे, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको जो ऑलरेडी हिट हो चुका है, हम उसको कम कैसे करें। वो तभी होगा जब हम चीज़ों को ईज ऑफ करेंगे, हमारे जो इंडस्ट्री है वो पूर्ण रूप से चलना शुरू हो, जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको जो सामान नहीं आ रहा वो उनको आए, ताकि जो कंज्यूमर है एंड में उसको वो चीज़ों में जब स्ट्रीमलाइनिंग होना शुरू हो जाएगी, तो हम समझते हैं उससे सरकार को भी जो एक रुका हुआ पहिया है, जो रेवेन्यू जनरेशन की बात आती है, जीएसटी पे होना शुरू हो जाएगा, कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगी आइटम्स की। अभी तो देखिए सिर्फ सब हर एक का ध्यान है एसेंशियल की तरफ, लेकिन अब ज़िंदगी को भी दोबारा पहिए पे लाना है। चाहे वो हमारे आज आप देख रहे हैं बैंक्वेट हॉल वाले हैं, शादियों पर रिस्ट्रिक्शन है, 50 से आप ज़्यादा आदमी नहीं ले सकते, तो उनका व्यापार पूरे तरीके से ठप हो गया है। हमारी होटल इंडस्ट्री पूरे तरीके से ठप हो गई है। तो ये सारे कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर डेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, और सरकार को स्लोली अब हम अनलॉक जैसे 1 है, ऐसे ही 2 होगा, 3 होगा। हम देख रहे हैं सरकार की भी मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन अब समय है कि हम इन चीज़ों को समय रहते एड्रेस करें, और ताकि भरपाई तो नुकसान की हो नहीं सकती, लेकिन कम कैसे हो, वो एक ही तरीका है कि लोगों का कामकाज दोबारा शुरू हो जाए, लोग उसके ऊपर दोबारा से काम कर सकें, और किस तरह से, चाहे कंट्रोल्ड वे में ही, हमारी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट की जा सकती है। जैसे पीछे हमने सुना था कि कुछ ऐसा प्रोग्राम बन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि चाहे लोकल ही यात्रा को शुरू किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों मुझे कटरा जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि वहाँ पे इतनी सुनसान मैंने कभी कटरा नगरी देखी नहीं जो आज वहाँ के हालात हैं। तो इस तरह के हालात कैसे कम हो, ये दुश्वारियाँ हमारी कैसे कम हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन ही इसमें जल्द से जल्द संज्ञान ले। जैसे मैंने कहा कि हम इंटर स्टेट जो हमारी मूवमेंट है उसको कैसे ईज ऑफ करें, हमारे जो यहाँ का उद्योग है उसको हम कैसे लाइन पे लाएं, और यहाँ की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको हम कैसे बढ़ा पाएं। जैसे पिछले दिनों में आपने देखा हमारे बाज़ारों में आगे ही ट्रैफिक नहीं था, आज कुछ फेयर बढ़ाया गया है जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर भाई अपनी गाड़ियों को लेकर सड़कों पे आए हैं, क्योंकि हर लोगों के पास अपनी कन्वेंस नहीं होती। आज कुछ मेटाडोर कुछ रूट्स पे चले हैं, एक सराहनीय कदम है। तो बड़े दिनों से हमारे ट्रांसपोर्टर भाई स्ट्राइक पे थे, लेकिन ये इस तरह के जो कदम है ये तुरंत उठाने चाहिए। नीरज जी, जैसे आपने कहा कि जैसे हमारी जो इकोनॉमी है हमारी स्टेट की, वो टूरिज़्म पे और रिलीजियस पिलग्रिम पे बहुत डिपेंड करती है। तो हमने देखा कि काफ़ी सारी जो मार्केट्स हैं, जैसे रुनाल बाज़ार हो गया, वो जो मार्केट है वहाँ पे काफ़ी अभी शॉप्स बंद हैं, क्योंकि वहाँ के जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन, उनका ये कहना है कि सरकार ने तो हमें बोल दिया कि आप अपनी शॉप्स खोल लीजिए, लेकिन यहाँ पे फुटफॉल नहीं है कस्टमर्स का, और हमें बिजली का किराया देना पड़ता है, अपने पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो अगर हम शॉप्स खोलते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान है। तो उन काफ़ी जो शॉप्स है वहाँ पे बंद पड़ी हैं, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, न केवल रघुनाथ बाज़ार में, बड़े ऐसे बाज़ार हैं हमारे
चूँकि रघुनाथ बाज़ार जो है वो मूलतः हमारे जो टूरिस्ट आते हैं वो जब रघुनाथ मंदिर को भी विज़िट करते हैं तो रघुनाथ बाज़ार, चूँकि हमारा हेरिटेज बाज़ार है, पुराना बाज़ार है, वो वहाँ अपने घर के लिए सामान लेके जाते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो शॉल्स हो जाएं हमारे यहाँ के मशहूर। तो आज ठीक कह रहे हैं वो कि जब यात्रा बंद है हर तरह की, टूरिज़्म पूरे तरीके से बंद है, क्यों मैंने कहा कि अगर हम कंट्रोल्ड वे में ही चलाना शुरू करें, सरकार कोविड की रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए अगर करे, तो वो ठीक कह रहे हैं कि आज आप देखिए दुकान अगर खोलनी है तो उसके ऊपर आपको छोटी से छोटी भी दुकान होगी तो 5-7 एम्प्लॉय तो उसको चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी के मिनिमम वेजेस हैं वो तो उसको लगेंगे ही लगेंगे। तो आज आपने दुकान खोलनी है तो उसका जो खर्चा है वो सारों ने दुकान खोल के देख ली अपनी दुकानें, लेकिन अब जब कस्टमर ही नहीं है, सिमिलरली इसी तरह जैसे मैंने आपको कटरे का उदाहरण दिया, ऐसा थोड़े कि कटरा को आज यात्रा नहीं है तो दुकानें खोलने का, तो वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कटरा उनको बोला गया कि आप दुकानें मत खोलिए। तो दुकानें तो खोल सकते हैं, लेकिन बेचेंगे किसको? कटरे की खुद की पॉपुलेशन 10-12 हज़ार है, तो वहाँ तो लोगों को खाने पीने की दुकानें तो खुली रही हैं, लेकिन बाकी दुकानें वो किसको सामान बेचेंगे? तो ये तभी मैंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि टेलर मेड पॉलिसी नहीं चल सकती। जैसे पीछे MHA गाइडलाइन दे रहा था, एडवाइजरी जारी कर रहा था, उस एडवाइजरी से सारी जो स्टेट्स थी या यूटी थी वो अपने लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, जैसे हमारा यूटी है तो हमारी वीकनेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है ये हम लोग जानते हैं। तो उनमें, उन हालातों में हम कौन कौन से कदम ऐसे उठा सकते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हों, जो लोग, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि जैसे कठुआ में हमारी इंडस्ट्री है, अगर आज वो इंडस्ट्री का ओनर पठानकोट से है और वो आ नहीं पा रहा, वो इंडस्ट्री अपनी खोल नहीं पा रहा, तो वहाँ पे सिर्फ वो अगर उसकी फैक्ट्री खुलती है तो वो ना केवल खुद काम करेगा, अपने साथ कितने एम्प्लॉयज़ को भी काम देगा। वो हमारे जम्मू खित्ते के भी होंगे, कठुआ के भी होंगे, सांबा के भी होंगे। इसी तरह बड़ी इंडस्ट्री है जो कठुआ में है, सांबा में है, बड़ी ब्रह्मणा में है। तो कहने का मतलब है हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं कई मानों में। तो जो भी हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनके साथ हम कैसे अच्छे कोहिजन बना के काम कर सकें, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके ऊपर तभी मैंने कहा, हालांकि बड़े प्रोएक्टिवली हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम कर रही है। तो हमने आज ही ये जो मैंने इशू आपके सामने अभी बात की है, जिस पे पिछले 2-3 दिनों से इसके ऊपर बड़ी रिप्रेजेंटेशन आ रही हैं, हालांकि वो पहले भी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ को भी, डेवकॉम को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, अपने वहाँ पे भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं सनी देओल जी, उन्होंने नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है पठानकोट में कि बड़ी दिक्कत आ रही है ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें अभी उतना संज्ञान नहीं लिया गया है और ना ही उनको रिलीफ मिला है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब हम एक कदम पॉजिटिव उठाएंगे, उसके 4 कदम और पॉजिटिविटी आएगी लोगों में। आज हम देखते हैं जितना कोरोना का पहले इम्पैक्ट था या लोगों में दहशत थी, आज लोग इसमें हिच नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव हो भी जाता है, उनको पता है इसका इलाज होगा। आज हम हर्ड इम्यूनिटी की बातें सुन रहे हैं, सरकार भी उस तरफ बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है जहां हमें पॉजिटिवली ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वो कैसे घूमे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है तो जहान है, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार कहा लॉकडाउन को जब एक्सटेंड करते हुए, उन्होंने कहा जान भी और जहान भी। बड़े उनके लफ्ज़ों के मायने जो होते हैं बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। उसमें समझने का बात है कि अगर आज हमने अपनी जान बचानी है तो उस जान बचाने के लिए हमें सरमाया भी चाहिए, हमें पैसे भी चाहिए। तो वो कैसे आएगा? जब हम काम करेंगे। तो हर एक को तो सरकार बिठा के खिला नहीं सकती। हर कोई जानता है हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, हम ऐसा तो नहीं है कि आप देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका ने अपने वहाँ पे बड़ा कंट्रोल्ड वे में लॉकडाउन किया, उन्होंने लॉकडाउन किया ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे हमारे कंपैरिजन में बहुत डेथ्स हो गई हैं। इसके लिए बड़े बधाई के पात्र हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। लिमिटेड रिसोर्सेज में होते हुए भी उन्होंने लॉकडाउन का फैसला लिया। बहुत बड़ी देश है हमारा, इतनी बड़ी आबादी को आज हमारे यहाँ पे डेथ रेट कम है, स्प्रेड रेट कम है। तो वो जो सारे प्रयास हैं, लोगों ने भी पूरा साथ दिया है।
तो कहीं ना कहीं आज लेकिन अब वो समय आ गया है कि प्रोएक्टिवली काम करें, ताकि जो समय हमारा नष्ट हो गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम ओवर टाइम काम करें। आज ये समय होना चाहिए कि हम कितना समय और दे सकें। हमारे कहने को हम युवा देश हैं, तो उस युवा देश का मतलब क्या है कि हम उस युवा एनर्जी का फ़ायदा लें। अगर हमारा जो समय, मान लीजिए एक दुकानदार आगे 10 घंटे काम करता था, अगर उसको आज 14 घंटे काम करने का मौका मिले तो वो मेहनत करे और मेहनत करे, ताकि जो समय हमारा लॉस हो गया है हम उसको भरपाई कर पाएँ। हमारे जो उद्योग हैं अभी उनको कम कैपेसिटी पे चलाने को कहा गया है, लेकिन जैसे जैसे हालात कहीं जिन जिन जगहों में देखते हैं केसेस कम आ रहे हैं, उनको उस प्रोडक्शन को और बढ़ाने का मौका दिया जाए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं हमारा देश कई परिस्थितियों से जूझ रहा है, और जो इंटरनेशनल ताकतें हैं उनको दिख रहा है ये चीज़ कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की अगर ओर बढ़ रहा है, तो उनको ये चीज़ें सूट नहीं कर रही। आज आप देख रहे हैं आज चाइना जिस तरह से बॉर्डर्स को गर्म कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका जो एक बहुत बड़ा जवाब, देखिए हमारे व्यापारी वर्ग में उस इशू पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि हमारे व्यापारी वर्ग जो है, हमारी जो नेशनल बॉडी है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उन्होंने ये आह्वान किया है कि हम सिपाही तो नहीं हैं, हम बॉर्डर के ऊपर जाके तो नहीं लड़ सकते, लेकिन यस एक देशभक्त व्यापारी होने के नाते ये हम सबका फ़र्ज है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकाट करें जितनी हद तक मुमकिन है। मतलब क्या है कि आज की जो इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड का जो आज सिनेरियो बना हुआ है, आज सिवाय चाइना के अगर आप देखें तो किसी भी मुल्क का एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा नहीं है। चाइना ही एग्रेशन करता है बॉर्डर्स के ऊपर, वो दूसरों की ज़मीनों को हड़पने का तरीकाकार करता है, जैसे वो आज हिंदुस्तान के साथ कर रहा है। नीरज जी, मैं आपको इसमें थोड़ा सा टोकूंगा। जैसे आपने बोला कि हम चाइनीज़ जो गुड्स हैं उसको बाइकआउट करेंगे, है ना, तो आपको क्या लगता है कि हमारा देश अभी इतना सक्षम है? अगर हम सपोज चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करते हैं, तो अगर हमें तो भी तो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो NHPC के हों या कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स हों, बड़ी कंपनीज हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल या जो चीज़ें हैं वो चाइना से आती हैं। तो चाइना जो है वो बाकी देशों के मुकाबले हमें थोड़ा सस्ते में देता है। तो आपको लगता है इससे हमारा जो इम्पोर्ट है उसका बजट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और इस टाइम पे हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि कोरोना वायरस से हम जूझ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने क्या कहा आपको, जहाँ तक पॉसिबल हो हमें उन चीज़ों को बाइकाट करना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो। दूसरा, एक बहुत बड़ा मौका है अपने आप को इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक और स्लोगन आपने पिछले दिनों सुना, उन्होंने कहा वी हैव टू बी वोकल फॉर लोकल। मतलब क्या है कि जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है हमें उसको एज ए ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट चाइना बनाता है वो हमारे यहाँ नहीं बनते, लेकिन क्या था, हमारे यहाँ के इंडस्ट्री के जो भाई थे उन्होंने देखा कि चाइना ने उस प्रोडक्ट को सस्ते बना के बेचना शुरू कर दिया, तो जो वायबिलिटी थी हमारे प्रोड्यूसर की कम हो गई, उनको वो प्रॉफिटेबल नहीं लगा, उन्होंने वहीं से मेक लगवा के ही मंगवाना शुरू कर दिया, तो एक इजी अर्निंग स्टार्ट हो गई, जिससे क्या हुआ, हमारी कंट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं बढ़ी। तो जहाँ तक आपने कहा प्रोजेक्ट्स का सवाल है, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ पे हम नहीं कहते कि तुरंत सब कुछ बंद कर देना चाहिए, लेकिन जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो जेम पोर्टल के ऊपर जितनी भी आइटमों की प्रोक्योरमेंट होगी तो उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कौन सी है वो लिखना उन्होंने अनिवार्य किया है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने आम कंज्यूमर के ऊपर, आम कस्टमर के ऊपर डाल दिया कि वो किस देश के ओरिजिन की चीज़ खरीद रहा है। देखिए, एज ए